गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS नेटवर्क। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th BPSSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संस्कृति IAS का पॉलिटी का टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज की जो प्रश्नों की प्रकृति है, प्रश्नों की प्रकृति BPSSC के समकक्ष है, इसीलिए आज हम लोग संस्कृति IAS की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को प्राप्त उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह जो प्रश्न है वह पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। यदि राष्ट्रपति की परामर्शी अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 143 है जो कि राष्ट्रपति की परामर्शी अधिकार की बात करता है, और इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन नंबर 3 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यह सही है। इसके अतिरिक्त अन्य जो दो विकल्प हैं, ऑप्शन नंबर 1 एवं 2, यह दोनों पूरी तरह से गलत हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य का संपादन चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर संसद को परामर्श देना, यह कार्य चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है। अर्थात यह जो प्रश्न है वह पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 105। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दायित्वों का निर्वहन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो देखिए, यदि प्रधानमंत्री के दायित्व की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात 1, 2 एवं 3, पहला मंत्रियों के विभागों का आवंटन, यह भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता, यह भी प्रधानमंत्री का कार्य है। तीसरा, कि लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश करना, यह भी प्रधानमंत्री का कार्य है। और चौथा, कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करना, यह प्रधानमंत्री का कार्य नहीं बल्कि राष्ट्रपति का यह कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है, एक तरफ दिया हुआ है राज्य और दूसरे तरफ दिया हुआ है राज्यसभा सदस्य। तो यदि इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 2 युग्म सुमेलित है। देखिए, पहला नंबर जो है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य 31, यह सही है। दूसरा, तमिलनाडु में जो राज्यसभा सदस्य 18, यह भी सही है। और तीसरा, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्य 15 नहीं, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सदस्य 16 हैं। तथा चौथा, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सदस्य, तो यदि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सदस्य की बात करें तो यह 10, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 एवं 2 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को रिमूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लाभ के पद की स्पष्ट व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की गई है। तो लाभ का पद की बात करें तो लाभ के पद की स्पष्ट व्याख्या ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, अर्थात इसके आधार पर आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, यदि इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यह सही है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है स्टेटमेंट कि उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होना अनिवार्य है, और दूसरा कि उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। यह दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट आर है, जो रीजन आर है, वह असर्शन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो यदि केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें तो वह क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इस प्रश्न के यदि आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिर्फ और सिर्फ तीसरा नंबर सही है कि यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यह सही है। और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका जो गठन किया गया था 2018 ईस्वी में, इसका गठन 102 संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। इस प्रकार जो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यह पूरी तरह से गलत हो गया। 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और यदि दूसरा की बात करें तो जो आर्टिकल 338B है उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी 3 स्टेटमेंट 3 की यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सेक्शन 124A। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों के बीच विभेद किया जा सकता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात निवास, सिर्फ और सिर्फ निवास स्थान के आधार पर भारत में नागरिकों के मध्य विभेद किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का उद्देश्य नहीं है? तो यदि संविधान के उद्देश्य की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सत्ता में अच्छे लोगों का चयन करना, यह संविधान का उद्देश्य नहीं है, जबकि नागरिक अधिकारों की गारंटी बिल्कुल है। दूसरा कि शासन शक्तियों का विभाजन, यह भी है। और तीसरा साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति, यह भी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी सत्ता में अच्छे लोगों का चयन करना, यह संविधान का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उपबंधों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो देखिए, संसद के साधारण बहुमत के अंतर्गत 6ठी अनुसूची में संबंधित विषय को संशोधित किया जा सकता है। और दूसरा, राज्य विधान परिषद का गठन को साधारण बहुमत के अंतर्गत इसे भी संशोधित किया जा सकता है। और पांचवा, राजभाषा को साधारण बहुमत के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। संविधान सभा में उपयुक्त विचार निम्नलिखित में से किसने अभिव्यक्त किया था? तो देखिए, यह जो स्टेटमेंट है वह हुकुम सिंह का है। सरदार हुकुम सिंह द्वारा यह स्टेटमेंट संविधान सभा में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बाद में प्रस्तावना को संविधान का एक भाग स्वीकार किया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को दोनों सदनों का सदस्य होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद 101 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां एवं आयोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो देखिए, यदि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आयोग एवं समितियों की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात लक्ष्मी LM सिंघवी समिति और दूसरा PK थुंगन समिति, इन दोनों समितियों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यदि LM सिंघवी समिति की बात करें तो LM सिंघवी समिति की गठन किया गया था 1986 ईस्वी में और थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 ईस्वी में। इसी प्रकार यदि धर आयोग की बात करें तो जो SK धर आयोग था इसकी गठन किया गया था 1948 ईस्वी में और SK धर आयोग का संबंध था राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए SK धर आयोग की गठन की गई थी। चलिए, अब हम लोग यदि शाह आयोग की बात करें तो देखिए, शाह आयोग की अध्यक्षता की गई थी JC शाह की अध्यक्षता में। 1977 ईस्वी में शाह आयोग की अध्यक्षता किया गया था आपातकाल की जांच करने के लिए, यानी कि 1975 ईस्वी में जो इमरजेंसी लागू की गई थी उसी की जांच करने के लिए 1977 ईस्वी में शाह आयोग की स्थापना की गई थी। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर
ए एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थोंगन समिति, इन दोनों समितियों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यदि हम लोग 20 नंबर प्रश्न को डिस्कस करें तो जो ऑप्शन नंबर बी है अर्थात नीति आयोग अनुच्छेद 279A, देखिए 279A की बात करें तो इसमें जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यह गलत हो गया। पहला है वित्त आयोग अनुच्छेद 280, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग 324, यह भी सही है। भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग 315, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग अनुच्छेद 279A, यह बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला है न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 13 से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसका प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, अर्थात इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यदि हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13, इसके अतिरिक्त 32, 132, 133 एवं 226 इतने नंबर आर्टिकल का संबंध न्यायिक पुनर्विलोकन से है, अर्थात इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी? तो देखिए, संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला सदस्य थी दक्षिणायनी बेलायुध, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल, ध्यान दीजिएगा यह प्रश्न है, कह रहा है कि नहीं की गई थी, अर्थात 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई थी? तो यदि 92 संविधान संशोधन की बात करें तो इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में टोटल 4 भाषा शामिल किया गया था, जिसमें पहला था बोडो, दूसरा डोगरी, तीसरा संथाली और जो चौथा भाषा थी वह है मैथिली, अर्थात इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया था। और यदि 92वां संविधान संशोधन की बात करें तो जो 92वां संविधान संशोधन है वह 2003 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है? तो संसद की संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कितना 108 में। अब पहला है यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो, दूसरा कि विधेयक में किए जाने वाले संशोधन पर दोनों सदन में मतभेद हो, तीसरा कि दूसरे सदन में विधेयक पारित किए बिना 3 माह बीत गए हो, और चौथा यदि विधेयक संविधान संशोधन विधेयक हो। तो इस कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मतलब केवल 1 और केवल 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 ईस्वी को लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी किसी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है? तो देखिए, यदि आवश्यक अर्हता की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा आम चुनाव में कुल वैध मतों का 8% तथा 4 सीटें प्राप्त की हो, यह इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। इसमें एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची है, अर्थात इस विषय का संबंध किस सूची से है इसे हमें मिलान करना है और सही कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न के अनुसार यदि इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 युग्म इसमें सुमेलित हैं। मतलब समाचार पत्र राज्य सूची में है, स्टॉक एक्सचेंज या संघ सूची में है, और विवाह और विच्छेद की यदि हम बात करें तो विवाह और विच्छेद यह संवर्ती सूची में है, तथा कृषि आय पर कर यह राज्य सरकार का विषय है, अर्थात 4 युग्म सही हैं। तो देखिए, यदि समाचार पत्र संवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2, 3 एवं 4 युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न है कि कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हड़ताल करने का अधिकार। मानव को एक हड़ताल करने का अधिकार भारत में नागरिकों को मूल अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हड़ताल का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, कि यह केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करता है, यह भी सही है। और तीसरा, कि इसकी अनुशंसाएं मंत्रालयों पर बाध्यकारी होती हैं, यह गलत है। लोक लेखा समिति की जो सिफारिश होती है वह मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता है? तो यदि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करें तो देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषता है शक्तियों का विभेद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। जबकि यदि भारत की बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सबसे पहले नागालैंड का गठन किया गया था और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय और उसके बाद सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग के सुझाव पर किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारीय आयोग की सुझाव पर किया गया था। सरकारीय आयोग इसका जो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आर्थिक प्रगति से अछूते वर्गों का। देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पहला, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का सूत्रण, यह भी सही है। दूसरा, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्षमता निर्माण पर बल, यह भी सही है। तीसरा, ज्ञान नवाचार एवं उद्यमिता समर्थक प्रणाली का विकास, यह भी सही है। और चौथा, आर्थिक प्रगति से अछूते वर्गों पर विशेष ध्यान, यह भी सही है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत का द्योतक है? तो ऑप्शन नंबर सी,
समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन, यह बिल्कुल सही है। जबकि समान नागरिक संहिता की बात करें तो यह गलत है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, यह भी गलत है। और तीसरा, प्रसूति सहायता उपबंध, यह भी गलत है। गांधीवादी सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी है, समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में की गई थी 1966 से 1970 के मध्य में। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर महाराष्ट्र राज्य द्वारा सर्वप्रथम भारत में लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर के अनुच्छेद निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। एक तरफ दिया हुआ अनुच्छेद और दूसरे तरफ दिया हुआ है विषय, और इनके आधार पर सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, अनुच्छेद 128 की बात करते हैं। तो जो अनुच्छेद 128 है वह कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। दूसरा है अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। और तीसरा अनुच्छेद 231 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और चौथा अनुच्छेद 226 रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो देखिए, अनुच्छेद 226 में रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, यह बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद 231 है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की बात करता है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 231 का, यह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यह गलत हो गया। इसके अलावा जो अनुच्छेद 131 है वह राज्य और केंद्र के मध्य विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने का विशेष अधिकार है, यानी कि आरंभिक अधिकार सही है। और तीसरा अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 एवं 4 केवल 2 युग्म सुमेलित है, यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विधि के समक्ष समता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो देखिए, यदि पंचायती राज व्यवस्था की बात करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात त्रिपुरा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है। देखिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अर्थात नागालैंड, मेघालय और मिजोरम तीनों राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न है कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन के अनुसार निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, सहकारी समितियों को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करना। दूसरा, पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा। तीसरा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या का नियमन। और चौथा, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना। तो पहला से यदि हम लोग बात करें, सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार में शामिल करना, यह 2011 ईस्वी में किया गया 97 संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना, यह 1992 ईस्वी में किया गया था 73 संविधान संशोधन के माध्यम से। और तीसरा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या का नियमन, यह 2003 ईस्वी में किया गया था। अब यदि 2003 की बात करें तो इसका जो संविधान संशोधन है वह है 51वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, यह 2002 ईस्वी में किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट आंसर है, यानी कि सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या को नियमित कर दिया गया। इसके अलावा सहकारी समितियों को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। अर्थात सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2025 ईस्वी तक टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिला चिकित्सालयों में प्रत्येक माह को किस तारीख को निक्षय दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात प्रत्येक महीने की 15 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निक्षय दिवस मनाने जाने का निर्णय लिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, लोक प्रशासन में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से किसे राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास हरिमौ शक्ति भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो यदि हरिमौ शक्ति की बात करें तो भारत और मलेशिया देश के मध्य आयोजित किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक निम्न में से कौन है? तो देखिए, विनिंग द इनर बैटल जो पुस्तक है वह शेन वॉटसन द्वारा लिखा गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, यह एक गैर सांविधिक आयोग निकाय है। दूसरा, कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। तीसरा, कि यह विशिष्ट विषयों पर स्वप्रेरणा से सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। चौथा, कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष केटी संगरन को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर और दूसरा नंबर सही है, जबकि देखिए यदि यह विशिष्ट विषयों पर स्वप्रेरणा से सुझाव प्रस्तुत कर सकता है, बिल्कुल गलत है। और चौथा, कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष केटी संकरन है। ये देखिए 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह केटी संकरन नहीं, जबकि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। सपोज यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 22वें वित्तीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को राज्य के सभी निवासियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से त्रिपुरा राज्य सरकार ने निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा अमर सरकार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राजकीय विद्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात ओडिशा सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थल को वर्ष 2041 ईस्वी तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मथुरा एवं वृंदावन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, यह जो डोनी पोलो हवाई अड्डा है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इस कारण ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पुरुष युगल का खिताब निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने जीता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए अर्थात सात्विक साईराज रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी ये दोनों जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, यदि पहला नंबर स्टेटमेंट की हम लोग बात करें तो पहला है कि इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह सही है। दूसरा, यह गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भी सही है। अब एक प्रश्न उठता है यहाँ कि आखिर गैर सरकारी सदस्य क्या है? तो यदि गैर सरकारी सदस्य की बात करें तो देखिए, मंत्री के अलावा संसद के जितने भी सदस्य हैं वो सभी गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है कि यह गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, कि इसे प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है, यह भी सही है। और चौथा, कि इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है, यह भी सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 उपर्युक्त चारों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में शैडो कैबिनेट की व्यवस्था प्रवर्तन में है? तो यदि शैडो कैबिनेट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट की व्यवस्था वर्तमान में भी प्रचलित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है?
ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शयन अर्थात सोने का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें एवं सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए, पहला है अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, दूसरा अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह योग्य मजदूरी, तीसरा अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन और चौथा अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। यह चारों स्टेटमेंट सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी चारों युग्म सम्मिलित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो देखिए, 89वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसे कि 2003 ईस्वी में किया गया था, 89वां संविधान संशोधन यह 2003 ईस्वी में किया गया था। इसके माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। यदि राष्ट्रीय जनजाति अनुसूचित आयोग की बात करें तो देखिए, इसका जो वर्णन है वह 338A में किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। तो इस कारण ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे। यानी कि विपक्ष के पहले नेता की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राम सुभग सिंह। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है 69वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन नंबर ए अर्थात राम सुभग सिंह। यदि वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात करें तो देखिए, ऐसे लोकसभा में विपक्ष का नेता वर्तमान समय में अभी कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान समय में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के मध्य गतिरोध की स्थिति में मूल अधिकारों को वरीयता दी है। तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तीनों जो स्टेटमेंट दी, तीनों जो केसेस दिया हुआ है, चंपकम दुराइजन केस, गोलकनाथ केस और मिनरवा मिल्स केस, इन तीनों स्टेटमेंट, इन तीनों वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर वरीयता दी है। यदि चंपकम दुराइजन केस की बात करें तो चंपकम दुराइजन केस था 1951 ईस्वी में। इसी प्रकार गोलकनाथ केस की बात करें तो गोलकनाथ केस था 1967 ईस्वी में। और यदि मिनरवा मिल की बात करें तो जो मिनरवा मिल का केस रहा है वह है 42 मिनरवा मिल का जो केस था वो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन चंपकम दुराइजन केस 1951 बिल्कुल सही है, गोलकनाथ 1961 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की वित्तीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, प्रश्न है कि संसद की वित्तीय समितियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है। तो पहला है कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही। दूसरा कि मंत्रीगण इन समिति का सदस्य नहीं बन सकते, बिल्कुल सही। तीसरा कि इनके सभापति की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, यह भी सही है। और चौथा कि मंत्रियों को इनमें साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है, उन्हें मंत्रियों को नहीं बुलाया जा सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कि पिछली 3 लोकसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही। दूसरा कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं का अभी तक का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, यदि फजल अली आयोग के संबंध में हम लोग बात करें तो पहला कि के.एम. पनिकर एवं हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही है। और दूसरा कि इसने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया, यह गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सिर्फ पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 61वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। तो देखिए, यदि लोकसभा अध्यक्ष की कार्य की बात करें तो पहला कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, बिल्कुल सही। दूसरा
धन विधेयक का प्रमाणन, यह भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। तीसरा, कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता करना, यह भी सही। और चौथा कि दल बदल के अंतर्गत किसी राज्य की योग्यता का निर्धारण, किसी सदस्य की योग्यता का निर्धारण, यह भी सही, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि सिर्फ और सिर्फ संसद में संविधान संशोधन के माध्यम से की जा सकती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में केवल निम्न सदन के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है? अर्थात यह जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि किस संसदीय समिति में सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन के सदस्य शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन के सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति में यदि सदस्यों की बात करें तो वर्तमान समय में प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, यदि ग्राम न्यायालय की बात करें तो पहला कि इसे फौजदारी एवं दीवानी दोनों शक्तियां प्रदान की गई हैं, यह सही है। और दूसरा कि इसके न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यह बिल्कुल गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम न्यायालय का प्रावधान भारत में 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी से लागू किया गया है, अर्थात भारत में ग्राम न्यायालय की अवधारणा 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी से अवधारित हुई है। और ग्राम न्यायालय के संबंधित जो सर्वप्रथम सिफारिश किया गया था 1986 ईस्वी में, सर्वप्रथम सिफारिश इसका विधि आयोग द्वारा किया गया था। विधि आयोग द्वारा 1986 ईस्वी में ग्राम न्यायालय की सर्वप्रथम सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में उल्लिखित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो देखिए, मणिपुर राज्य में यह प्रावधान लागू नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कि यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, यह भी सही है। और तीसरा कि यह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहला देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे भारत या इसके किसी भाग में लागू करने का अधिकार, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। दूसरा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का 1 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन, यह भी नहीं जोड़ा गया है। तीसरा कि आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाना, यह भी गलत है। और चौथा कि आपातकाल की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक होना, यह सही है, अर्थात 44वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि भारत में आपातकाल को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति की आवश्यकता होना जरूरी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियां उच्च न्यायालयों को प्राप्त है? इसके आधार पर हमें यहाँ विकल्प को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, यदि उच्च न्यायालय की शक्तियों की बात करें तो पहला अपीलीय क्षेत्राधिकार, यह भी उच्च न्यायालय की शक्ति है। दूसरा पर्यवेक्षण की शक्ति, यह भी उच्च न्यायालय की शक्ति है। और तीसरा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, यह भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक का भी कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, इन्हीं दोनों के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, पहला असर्शन की हम लोग बात करें कि भारतीय उच्च न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय के समान ही रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा जो रीजन है कि उच्चतम न्यायालय का रीट अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है, यह गलत है। ध्यान दीजिएगा, भारत में रीट अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट का व्यापक है उच्चतम न्यायालय की तुलना में, अर्थात हाई कोर्ट की जो रीट अधिकारता शक्ति है वह ज़्यादा है और जो सुप्रीम कोर्ट की रीट अधिकारता शक्ति है वह कम है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? तो देखिए इसके आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो पहला हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह बिल्कुल सही। दूसरा कि राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, यह गलत है। और तीसरा कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य, यह सही है। आप ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह शामिल नहीं होते हैं। अर्थात ऑप्शन में बी केवल दूसरा नंबर स्टेटमेंट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक मोंटेस्क्यू को माना जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। देखिए पहला नंबर हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। पहला कि यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, बिल्कुल सही। और दूसरा कि इसका वेतन संसद द्वारा अवधारित होता है, यह गलत है। और तीसरा कि सरकार की अनुमति के बिना यह किसी आपराधिक मामले में किसी का बचाव नहीं कर सकता, यह बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दल बदल विरोधी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कि इसके अंतर्गत सदस्यों की निर्भरता का निर्धारण सदन का पीठासीन अधिकारी करता है, यह सही है। और दूसरा कि पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यह गलत है। पीठासीन अधिकारी के निर्णयों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात यह जो प्रश्न है पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। पहला देखते हैं कि वह सदस्यों को मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें परिवर्तन कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि वह राष्ट्रपति को किसी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, यह भी सही है। और तीसरा कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर संघ के प्रशासन एवं विधान विषय की जानकारी देता है, यह भी सही है। और चौथा कि वह सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, यह गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो सिविल सेवा बोर्ड है इसका पदेन अध्यक्ष की बात करें तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वह सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, बल्कि सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। अब हम लोग सर्वप्रथम यह देखते हैं कि ये जो 4 दिए हुए हैं इनकी स्थापना कब कब हुई थी। तो यदि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करें, देखिए केंद्रीय सूचना ब्यूरो इसकी स्थापना की गई थी 2005 ईस्वी में। इसके बाद है केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 2003 ईस्वी में। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसकी स्थापना की गई थी 1963 ईस्वी में। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण इसकी जो स्थापना की गई है वह 2009 ईस्वी में। तो इन क्रम के आधार पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है संसद के किसी सदस्य की निर्भरता पर विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी सलाह प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा को प्राप्त विशेषाधिकार हैं? इन चारों के आधार पर हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यह बिल्कुल है। दूसरा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यह भी है। और तीसरा अनुदान की मांग पर मतदान, गलत है। चौथा कि राष्ट्रीय आपात की समाप्ति का संकल्प पारित करना, यह भी गलत है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित
की गई थी। तो देखिए जो मतदान की आयु है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई थी 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से, और जो 61वां संविधान संशोधन है वह 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके आधार पर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब हम लोग 69वां संविधान संशोधन की बात करें तो जो 69वां संविधान संशोधन है यह 1991 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत दिल्ली में विधानसभा की स्थापना किया गया। और नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन, तो यह पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है 73वां संविधान संशोधन। और नेक्स्ट है 81वां संविधान संशोधन, तो जो 81वां संविधान संशोधन है यह 2000 ईस्वी में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, प्रारूप समिति का यदि गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। तो देखिए जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह माननीय राष्ट्रपति में निहित होती है अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 निम्नलिखित में से किन उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य चुने जाने के आयोग घोषित करता है। तो पहला कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, बिल्कुल सही। दूसरा सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो, यह भी सही है। तीसरा कि भारत का नागरिक नहीं रहा हो, यह भी सही। और चौथा कि संसदीय विधि द्वारा आयोग घोषित कर दिया गया हो, यह भी सही है अर्थात ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 उपयुक्त चारों के आधार पर संसद का सदस्य चुने जाने के लिए आयोग घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। तो देखिए जो राष्ट्रीय आपात है इसकी उद्घोषणा सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में की गई थी इंडिया चाइना युद्ध के समय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही आधार चाहिए, पहला दुर्व्यवहार और दूसरा सिद्ध कदाचार। इनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के विघटन के लंबित विधेयकों पर प्रभाव के संदर्भ में सही है। तो देखिए इसमें पहला है कि लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है, यह तो बिल्कुल सही है। और दूसरा कि राज्यसभा द्वारा पारित किंतु लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होगा। और तीसरा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिर्फ और सिर्फ पहला सही है जबकि दूसरा और तीसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संपादित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद 348। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। एक तरफ दिया हुआ है संविधान सभा की समिति और दूसरे तरफ दिया हुआ है अध्यक्ष। तो देखिए पहला है अल्पसंख्यक अधिकार समिति, इसके समक्ष दिया हुआ वल्लभ भाई पटेल। दूसरा कार्य संचालन समिति के मुंशी। तीसरा सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। और चौथा नियम समिति, इसके समक्ष दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद। तो यदि हम लोग पहला की बात करें अल्पसंख्यक अधिकार समिति, तो देखिए जो अल्पसंख्यक अधिकार समिति है इसमें इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम एक मिनट में बताता हूं। अल्पसंख्यक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष हैं वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा
कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे के मुंशी, यह भी सही है। और तीसरा सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया, यह भी सही है। और चौथा नियम समिति, इसका समक्ष दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यह गलत है। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह सही है। अर्थात तो ऑप्शन नंबर डी इसका चारों युग्म सुमेलित है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कि ये संविधानेतर निकाय है, दूसरा कि इसकी संख्या निश्चित होती है, और तीसरा कि विशेष परिस्थितियों में गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। तो पहला कि यह संविधानेतर निकाय है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कि इसकी संख्या निश्चित होती है, यह गलत है। और तीसरा कि विशेष परिस्थितियों में गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हो सकते हैं, यह सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जनहित याचिका प्रारंभ करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो देखिए जनहित याचिका जो प्रारंभ करने का श्रेय है वह तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को दिया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला कि इसका गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था, यह पूरी तरह से गलत है। और दूसरा कि इसके कार्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, यह बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। नेक्स्ट प्रश्न है COP 27 सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने युवा प्रतिभागी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अंकित सुहास राव। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले एक्वा पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो वर्तमान समय में एक्वा पार्क की स्थापना का निर्णय अरुणाचल प्रदेश में लिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को अपने मुद्रा निगरानी सूची से हाल ही में बाहर कर दिया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वियतनाम को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में जल से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए अवेयर नाम से एक पहल की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात COP 27 सम्मेलन के दौरान अवेयर नाम से एक पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। तो देखिए यदि भारतीय भाषा दिवस की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को UGC के द्वारा भारतीय भाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में पर्यटकों को वनस्पति एवं जीवों के बारे में शिक्षित करने के लिए जंबो ट्रेल्स को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा रुद्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए यदि रुद्रम की बात करें तो भारत का एंटी रेडिएशन मिसाइल है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है एवं सही कथन का चयन करना है। इसमें एक तरफ दिया हुआ है तिथि, दूसरी तरफ दिया हुआ है दिवस। देखिए पहला है 14 नवंबर, उसके बाद इसके समक्ष दिया हुआ है जनजातीय गौरव दिवस, नेक्स्ट है विश्व मधुमेह दिवस, नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस, इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है संविधान दिवस। तो इसके यदि आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि आखिर ये जो दिवस है कब कब मनाए जाते हैं। तो देखिए जो विश्व मधुमेह दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए नंबर का हो जाएगा 2। अब दूसरा यदि हम लोग बात करें तो दूसरा है जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय जो गौरव दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। इसके बाद तीसरा है विश्व शौचालय दिवस। तो जो विश्व शौचालय दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, और संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पूर्णिमा देवी बर्मन को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली पहली भाषा थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषा शामिल है उसमें संविधान संशोधन के माध्यम से जो पहली भाषा शामिल की गई थी वह थी सिंधी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायालयों द्वारा उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जारी की जाती है? तो पहला हम लोग देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित वाद का वरिष्ठ न्यायालय में प्रेषण, यह सही है। दूसरा, अधीनस्थ न्यायालय को उसका अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण, यह गलत है। तीसरा, सार्वजनिक अधिकारी को उसके दायित्वों को निर्वहन हेतु आदेश देना, यह भी गलत है। और चौथा, अधीनस्थ न्यायालय को लंबित वाद के शीघ्र निवारण हेतु आदेश देना, यह भी गलत है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए, परिसीमन आयोग के संबंध में हम लोग इसमें तीनों स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह सही है। और दूसरा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं, यह भी सही है। और तीसरा कि इसके आदेशों पर केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में विचार किया जा सकता है, यह गलत है। क्योंकि परिसीमन आयोग के जो निर्णय हैं, परिसीमन आयोग के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, परिसीमन आयोग के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें एवं सही कथन का चयन करें। एक तरफ स्रोत दिया हुआ है संविधान का और दूसरे तरफ संविधान का प्रावधान दिया गया है। तो देखिए, यदि हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा, कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यह भी सही है। तीसरा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, आप लोग भी जानते होंगे। चौथा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, यह अमेरिका से लिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सभी चारों युग्म सुमेलित हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में प्रश्न है, संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सदस्यों की अधिकतम संख्या उस पर डिपेंड करता है कि संबंधित राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। यदि सदस्यों की संख्या जितना भी होंगे उसके 1/3 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं विधान परिषद में। सपोज यदि किसी राज्य की विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो उस राज्य की विधान परिषद में मैक्सिमम 33 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय को मूलभूत ढांचे का तत्व स्वीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसआर बॉम्बे केस में, जो कि 1994 ईस्वी में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक न्याय को मूल ढांचे का तत्व स्वीकार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, पहला कि इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा कि ये अपना त्यागपत्र संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रेषित करते हैं। और तीसरा कि इनका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो यदि प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर जो हो जाएगा वह होगा सिर्फ और सिर्फ सी, जो कि इनका वेतन राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। अर्थात पहला नंबर स्टेटमेंट गलत है और दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बी.जी. खेर। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बी.जी. खेर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन माननीय राष्ट्रपति द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि भारत में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी.जी. खेर प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो यह बहुत आसान प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 झा में राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है और राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विषयों के समाहित होने पर किसी विधेयक को धन विधेयक समझा जाएगा? तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अर्थात पहला कि भारत की संचित निधि से धन का विनियोग किया जाना, यह भी सही। दूसरा कि किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना, यह भी सही। और तीसरा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए उधार विनियमन, यह भी सही। और चौथा कि जुर्माने या अन्य धनीय शक्तियों का अधिरोपण, यह गलत है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 3 यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% निर्धारित कर दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा को इंदिरा साहनी केस में 50% तक निर्धारित कर दिया गया है। अब यदि इंदिरा साहनी केस की बात करें तो 1992 ईस्वी में इंदिरा साहनी केस आया था और आरक्षण से संबंधित ही एक और केस है एम नागराज। जो एम नागराज केस है यह 2006 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों की रक्षा एवं इनके सांस्कृतिक प्रवर्धन के लिए निम्न में से कौन सा आयोग उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है? तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ माननीय राष्ट्रपति के पास है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है वह माननीय राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो देखिए इस प्रश्न में अनुसार यदि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की बात करें तो पहला कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति भी माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 में किया गया है। नेक्स्ट नीति आयोग के अध्यक्ष, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। और नेक्स्ट कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एवं 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या न्यूनतम है? तो देखिए विधानसभा की सीटों की संख्या न्यूनतम है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिक्किम में, जो कि 32 है। नेक्स्ट है, एक तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है, दूसरे तरफ उससे संबंधित उपबंध हैं। इसमें देखिए यदि इस प्रश्न के अनुसार हम लोग आंसर की बात करें तो देखिए भाग 14 कहता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यह बिल्कुल सही है। भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, यह भी सही है। नेक्स्ट भाग 18, जो कि भाग 18 में संविधान संशोधन यहाँ दिया हुआ है, तो यदि भाग 18 की बात करें तो संविधान संशोधन नहीं बल्कि आपातकालीन उपबंध है। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद संबंधित है 352 से 360। यदि संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 अर्थात चैप्टर 20 में किया गया है। इसी प्रकार जो चौथा दिया हुआ है कि भाग 20 आपात उपबंध, तो यह गलत है। भाग 18 का वर्णन किया गया है आपात उपबंध में और भाग 20 का वर्णन किया गया है संविधान संशोधन में। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार जो 1, 2 एवं देखिए इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, 1 एवं 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए न्यायालयीय जवाबदेही से निर्मुक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा उपबंध राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु गठित पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वोत्तर परिषद है, इसका मुख्यालय मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रभाव हैं। तो देखिए, यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की बात करें तो पहला, राज्य मंत्रिपरिषद का विघटन, बिल्कुल सही। दूसरा, राज्य विधानसभा का स्थगन, यह भी सही है। और तीसरा, अनुच्छेद 19 का निलंबन, यह गलत है। अनुच्छेद 19 का निलंबन आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के बजट संबंधी अधिकार संसद को प्राप्त होना, अर्थात 1, 2 एवं 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, म्युनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, पहला, किसे सर्वप्रथम बम्बई महानगर पालिका द्वारा जारी किया गया, यह गलत है। दूसरा, कि 3 वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं, सही। बॉन्ड धारक को कराधान में छूट प्राप्त होता है, यह भी सही। यह स्थानीय निकायों द्वारा विकासात्मक योजनाओं के लिए वित्त प्राप्ति का माध्यम है, यह भी सही। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि इसकी उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद इसे अनिश्चित काल तक जारी रखी जा सकती है, बिल्कुल सही। अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1 एवं 2 दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय का गठन संथानम समिति के सुझाव पर किया गया था। तो यदि संथानम समिति के सुझाव पर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन के संथानम समिति के सुझाव पर किया गया था। के संथानम समिति जो था, इनका सुझाव आया था 1964 ईस्वी में, सिफारिश के संथानम समिति द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी। यदि के संथानम समिति के गठन की बात करें तो के संथानम समिति का गठन किया गया था 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच एवं उसके समाधान का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं विवाद से संबंधित जांच का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन उपबंधों को दल बदल अधिनियम के अंतर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता का कारण माना जाएगा। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2 एवं 3, पहला, सदस्य जिस राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित हुआ है स्वेच्छा से उस दल का परित्याग कर दे, बिल्कुल सही। दूसरा, कि यदि वह सदस्य अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान किया हो, यह भी सही। तीसरा, निर्वाचन के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर ले, यह भी सही। और चौथा, यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, यह गलत है। यदि मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद यदि किसी दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस समिति के सुझाव पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के आधार पर 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। देखिए, इसमें एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और दूसरे तरफ उस अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान है, इसके आधार पर आंसर को सिलेक्ट करना है। तो यदि हम लोग पहला बात करते हैं 243D, इसके बाद दूसरा है 243H, नेक्स्ट है 243I, नेक्स्ट है 243K। तो देखिए, जो 243D है, 243D में सीटों की आवंटन की बात की गई है। इसके बाद 243H की यदि बात करें तो 243H में करारोपण की शक्ति है, बिल्कुल सही। 243D पंचायतों में स्थानों का आरक्षण, बिल्कुल सही। 243I, तो यदि 243I में बात करें तो राज्य निर्वाचन हो गया, गलत है। 243I में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है 243I में। नेक्स्ट है 243K, राज्य वित्त आयोग, यह भी गलत है। 243K की यदि बात करें तो 243K में पंचायतों का चुनाव की बात किया गया है, पंचायतों का चुनाव, अर्थात इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए
गठित स्वर्ण सिंह समिति ने निम्न में से कौन से सुझाव प्रस्तुत किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त चारों सुझाव स्वर्ण सिंह समिति ने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व हैं? तो देखिए, यदि लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व की बात करें तो पहला, धन विधेयक का प्रमाणन, बिल्कुल सही। दूसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में प्रस्तुत करवाना, यह गलत है। तीसरा, निर्णायक मत देना, बिल्कुल सही। चौथा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, बिल्कुल सही, अर्थात ऑप्शन नंबर बी केवल 1, 3 एवं 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से देश बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिम्स्टेक का सदस्य मालदीव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। पहला, कि इसे जारी रखने के लिए संसद द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है, यह सही है। और दूसरा, कि इसे 3 वर्ष से अधिक विस्तारित नहीं किया जा सकता, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद में गणपूर्ति के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, जो संसद में गणपूर्ति के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 100 में संसद की गणपूर्ति का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में जो संसद की कोरम अर्थात गणपूर्ति है 1/10% है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से मौलिक कर्तव्यों में शामिल है? देखिए, इन चारों के आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो यदि पहला की बात करें तो पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं मानववाद की भावना का विकास, बिल्कुल सही। दूसरा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास, यह भी सही है। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, यह भी सही। और चौथा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला, बी.डी. जत्ती। दूसरा, गोपाल स्वरूप पाठक। तीसरा, आर वेंकटरमन। और चौथा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सबसे पहले गोपाल स्वरूप पाठक हुए, उसके बाद बी.डी. जत्ती हुए, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए और उसके बाद आर वेंकटरमन हुए। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम लोग बी.डी. जत्ती की बात करें तो देखिए, जो बी.डी. जत्ती थे वह 1974 से 1979 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा गोपाल स्वरूप पाठक, तो जो गोपाल स्वरूप पाठक हैं वह 1969 से 1974 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। आर वेंकटरमन जो थे वे, देखिए, यदि आर वेंकटरमन की बात करें तो जो आर वेंकटरमन हैं वे संभवतः 1984 से 1987 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह संभवतः 1979 से 1984 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन में बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ विशेष उपबंध वाले राज्य हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा सी, अर्थात ऊपर में से सिर्फ और सिर्फ 3 युग्म सुमेलित हैं। तो देखिए, यदि हम लोग 371A की बात करें तो नागालैंड से संबंधित है, बिल्कुल सही। और दूसरा, यदि 371B की बात करें तो यह असम से संबंधित प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। तीसरा है 371C, 371C मणिपुर से संबंधित प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट है 371D, यह सिक्किम से संबंधित प्रावधान नहीं, सिक्किम गलत है। सिक्किम के अलावा यह आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से संबंधित प्रावधान करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, अर्थात सी केवल 3 युग्म सुमेलित हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसका 50 सदस्यों द्वारा समर्थन आवश्यक है, बिल्कुल सही। दूसरा, किसी सदस्यों द्वारा समान बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल एक सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संसदीय समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था? तो कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्वजनिक उपक्रम समिति में वर्तमान समय में टोटल 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा एवं 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक उद्यम समिति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 140वां नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस क्षमादान शक्ति से संबंधित प्रभावों की चर्चा की गई है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात विराम या विशेष परिस्थिति में दंड की कमी की बात करता है, और दूसरा परिहार या स्वरूप में परिवर्तन किए बिना दंड की अवधि में कमी की बात करते हैं, और तीसरा प्रविलंबन या दंड को अस्थायी रूप से टालने की बात करता है, और चौथा लघुकरण या स्वरूपों में परिवर्तन करके दंड में कमी की बात करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 2022 के लिए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद कमल अचंत को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बाली में संपन्न हुए G20 के 17वें शिखर सम्मेलन की थीम निम्न में से क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो देखिए 10 नवंबर 2022 ईस्वी को बाजरा दिवस के रूप में उड़ीसा राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी से बोगीबील के मध्य प्रारंभ की गई क्रूज सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो क्रूज सेवा का नाम दिया गया है गंगा विलास, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, निम्न में से कौन सा जनपद इसमें शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मुरादाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जगह पर ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो देखिए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कटरा जम्मू में किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे सियोल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो सियोल शांति पुरस्कार 2022 टिम बर्नर्स ली को दिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस को निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए जो विक्रम एस रॉक का निर्माण स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ष 2022 के लिए इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जयनंदन को। और फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें एक तरफ एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित आयोजन स्थल है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन नंबर सी है वह इसका सही उत्तर है। ऑस्ट्रा हिंद इसका आयोजन किया गया है आगरा में। दूसरा समन्वय 2022 इसका आयोजन किया गया है, जो ऑस्ट्रा हिंद है इसका जो आयोजन किया गया है वह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। दूसरा समन्वय 2022 इसका आयोजन आगरा में किया गया है, और गरुड़ 2022 इसका आयोजन जोधपुर में किया गया है, और तीसरा युद्धाभ्यास औली में इसका आयोजन किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। थैंक यू।